हेलो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा। ठंड के दिन चल रहे थे। मेरा कमरा बड़ा था तो माँ ने चाचू को मेरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। चाचा के मन में मेरे बारे में शायद कुछ गलत विचार आ रहे थे। यह मुझे नहीं पता था। रात को जब कमरे में अंधेरा हुआ तो चाचा ने कहा कि सर्दी बहुत है और मेरे बिस्तर में आ गए। आधी रात हुई तो चाचा मेरे ऊपर हाथ फिराने लगे, जिससे अचानक मेरी आंख खुल गई। तभी चाचा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर पूरी रात चाचा ने मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 17 साल है। कुछ दिनों बाद हमारे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी भी होनी थी। शादी में भी 20 दिन बाकी थे। दीदी की शादी से पहले वर की रस्म के लिए चाचा हमारे घर पर आए थे। चाचा दीदी की शादी के पहले वर थे और रिश्ते में मेरे पिता के दूर के रिश्ते के भाई थे। चाचा का अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। चाचा जब मेरी दीदी को आशीर्वाद दे रहे थे तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे साथ दीदी भी हंस रही थी, क्योंकि उसे भी मेरे हंसने का कारण पता था कि मैं किस कारण से हंस रही हूँ। जब चाचा मेरे पास आए तो दीदी अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि चाचा मुझसे मेरे हंसने का कारण ज़रूर पूछेंगे। चाचा जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, हमारी छोटी रानी को क्यों हंसी आ रही है, बताओगी क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही हंस रही थी। चाचा ने कहा, तुझे कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तुम्हारी माँ ने मुझे मेरी शादी के बारे में पूछा तो तू हंसने लगी। चिंता मत कर, तुम्हारे चाचा भी जल्दी ही शादी करेंगे। फिर सब लोग मुझसे शादी की बातें करना बंद कर देंगे। चाचा शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि उनकी शादी को लेकर कोई बात नहीं हो रही थी, जबकि उनकी उम्र 35 साल की थी और उस समय कमरे में सिर्फ चाचा और मैं ही थे। उन्होंने ज़ोर से मेरे कंधे को पकड़ते हुए कहा, तो वो बड़ी हो गई है, तेरी सुंदरता बाहर आ रही है। चाचा की नज़र से मुझे डर सा लगने लगा, इसलिए मैंने उनका हाथ अपने कंधे से एकदम से हटा दिया। मैं घर में सबसे छोटी और चंचल थी और सबकी लाडली भी थी। दीदी की शादी के वक्त मैं ही घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उस उम्र में मेरे साथ कोई ऐसा भी कर सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह ठंडियों के दिन थे और दीदी की शादी भी ठंड के महीने में होने वाली थी। धीरे धीरे माँ और दीदी की खरीदारी बिजी हो गई थी। दीदी ही आमतौर पर मुझे सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी, लेकिन अब मुझे छोड़ने के लिए पापा आते थे। कभी कभी तो उन्हें भी देर हो जाती थी। माँ को तो स्कूटी चलाना भी नहीं आता था। कुछ दिनों के लिए मुझे भी स्कूल जाना ही था, लेकिन माँ पापा ने मुझे छुट्टी लेने से भी साफ मना कर दिया। अब मुझे स्कूल छोड़ने की एक समस्या खड़ी हो गई थी। चाचा को घर में आए 3 दिन हो चुके थे। उस दिन रोज़ की तरह मैंने सुबह अपने स्कूल जाने की तैयारी की और मैं हॉल में आ गई। पापा तो अभी सो ही रहे थे। पापा ने कहा, आधे घंटे रुक जा, मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूँ। मैंने कहा, पापा मुझे लेट हो रहा है, आप अपना काम छोड़ दो और पहले मुझे छोड़ दो। जब से आप मुझे छोड़ने आ रहे हैं मैं हमेशा ही लेट पहुँच रही हूँ, जिससे मुझे स्कूल में खड़े रहना पड़ता है। आप प्लीज़ मुझे लेट मत करो। पापा को भी अपने ऑफिस के लिए जाना था, वो भी लेट हो रहे थे। वह बोले, ठहर जा, मैं आया। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि चाचा सोकर उठे और बोले, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। चाचा के ऐसा कहते ही पापा ने गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दे दी। पापा का एक काम और हल्का हो गया था। फिर चाचा ताज़ा होकर मुझे स्कूटी पर छोड़ने के लिए निकल पड़े। सुबह 7 बजे मेरा स्कूल था और मैं रोज़ पापा के साथ पीछे बैठती थी। अब मैं चाचा को वैसे पकड़कर नहीं बैठ पा रही थी जैसे मैं अपने पापा को पकड़ती थी। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी। घर से थोड़ी दूर जाते ही चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर के चारों तरफ पकड़ लिया और कहा, मुझे पकड़ कर बैठ जाओ, मुझे तेरी आवाज़ें आ रही हैं। मैं जानता हूँ तुझे ठंड लग रही है, तू मुझे पकड़ कर बैठ सकती है। चाचा ने भले ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पकड़कर नहीं बैठी। फिर चाचा ने अचानक से एक तेज़ ब्रेक लगाया और मैं उनके ऊपर जाकर गिर गई। जैसे ही मैं उनके ऊपर गिरी, उन्होंने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़कर अपनी कमर के आसपास लगा लिए और कहा, पकड़ कर बैठो, ब्रेकर भी आ रहे हैं और ठंड भी है। इसलिए मैं चाचा को पकड़ कर बैठ गई। उस दिन मैंने चाचा की बात मान ली और पकड़ कर बैठ ही गई, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
चाचा ने कहा कि ठंड से बचने के लिए पकड़ कर बैठना ज़रूरी है, लेकिन इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जिस तरह से उन्होंने मेरे हाथ अपनी कमर पर लगाए, मैं कुछ अलग ही महसूस कर रही थी और उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे थोड़ा सा अलग व्यवहार भी शुरू कर दिया था। उस दिन तो चाचा मुझे स्कूल छोड़ने भी आए और लेने भी आए। लौटते समय उन्होंने मुझे अपनी कमर पर हाथ रखने के लिए कहना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि दोपहर तक काफ़ी धूप हो गई थी, मैंने चाचा से पकड़कर बैठने के लिए सख्त मना कर दिया। मैंने कहा, चाचा अब कोई ठंड नहीं है। उसके बाद से चाचा रोज़ मुझे स्कूल छोड़ने जाने लगे। धीरे धीरे उनका स्पर्श और ज़्यादा बढ़ने लगा था और यह मुझे महसूस होने लगा। पहले मेरी माँ मेरे बालों में तेल लगाकर अच्छी सी चोटी बनाती थी, लेकिन अब दीदी की शादी की वजह से माँ बिज़ी थी। उनका मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं था, इसलिए कुछ दिनों से मैंने सिर्फ एक चोटी बांध कर ही स्कूल जाना शुरू किया था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार से लग रहे थे। उस दिन घर आते ही मैंने स्कूल का ड्रेस बदल लिया और बालों को खोलकर मैं शीशे के सामने आकर बैठ गई। मैंने माँ से कहा, भी मुझे आज तुम्हें अपने हाथों से अच्छे से तेल लगा दो और मेरी चोटी बना दो। 2 दिनों से मैंने सिर्फ एक ही चोटी बांध रखी है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ। तब माँ ने कहा, आज नहीं, मैं तेरी चोटी कल बनाऊँगी। एक ही चोटी बना ले, थोड़े दिन ज़रा तू ऐसे ही संभाल ले, तुम्हारी दीदी की शादी का सामान लेने जाना है। माँ ने कहा। फिर वह दीदी के साथ बाज़ार से सामान लेने चली गई। मुझे तो बालों की चोटी बनाने का समय नहीं मिला और न ही मुझे अच्छे से बनानी आती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन चाचा भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए। आकर उन्होंने कहा, स्नेहा, जो काम तेरी माँ नहीं कर सकती, क्या मैं वह कर सकता हूँ? चाचा की नज़र मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैंने उनकी मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बिस्तर के किनारे पर बिठा दिया और मेरे बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया। मेरे बालों में तेल लगाते अचानक उनके हाथ का स्पर्श मेरी पीठ पर महसूस हुआ, जो मुझे अजीब सा लगा। मैंने चाचा से कहा, चाचा तुम मेरी पीठ पर हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप अपना हाथ हटाइए। लेकिन वह हंसते हुए बोले, क्या हुआ मेरी बच्ची? और अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे उन्होंने अपनी दूसरे हाथ से मेरे सूट पर लगी जिप को खोलने लगे। यह सब देखकर मैं जल्दी से चाचा से दूर भाग गई और जाकर कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। फिर मैं कमरे से बाहर ही निकल आई। उसके बाद चाचा मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी दरवाजे से अचानक घर में काम करने वाली पहुंच गई। उन्हें देखकर चाचा ने मेरा हाथ अचानक से छोड़ दिया। मेरा गुस्से से चेहरा भरा देखकर आंटी ने मुझसे पूछा कि स्नेहा, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? मैंने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने आंटी से कहा, अरे कुछ नहीं है, तो मुझे ज़रा एक कप चाय बना दो। स्नेहा ने एक ही गणित के सवाल को लेकर मेरा सिर दर्द कर रखा है। मैं उसे 10 बार समझा चुका हूँ, लेकिन उसके सवाल समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गई है और बाहर भाग कर आ गई। चाचा ने आंटी को झूठ बताया था। इसका मतलब यह था कि वह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आ रहे थे, इसलिए मुझे किसी से ज़्यादा कुछ बात करनी ही नहीं थी। इसलिए मैंने आंटी को कुछ भी नहीं बताया और घर से बाहर निकल गई। रात को चाचा मेरे कमरे में आए। मेरे पास अपना एक अलग ही कमरा था, लेकिन वह कमरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ मुश्किल से 2 लोग ही रह सकते थे। जैसे ही मैंने चाचा को देखा, मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। मैं सोने की कोशिश करने लगी। चाचा ने फिर से कमरे की लाइट एकदम से ऑन कर दी और मेरे ऊपर से कंबल हटा दिया। मैं उन पर गुस्सा हुई थी, लेकिन तभी वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, स्नेहा, मुझे बात करने का मौका दो। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। तेरे कुछ बाल तेरे सूट की चेन में फंस गए थे। मैं उन्हें बस हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू डर कर बाहर चली गई। उस समय मुझे चाचा की बात शायद थोड़ी सी सही लगी। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम इधर क्या कर रहे हो? कहने लगे, मैं तुमसे बातें करने आया था, क्योंकि मैंने देखा कि इस घर में सब तेरी बड़ी बहन के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को भी यह नहीं दिखाई देता कि इस घर में दूसरी लड़की भी है। यह मुझे सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर मैं पहले नहीं आता तो तेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तेरी दीदी की शादी जितनी ज़रूरी है, उतना ही तेरा ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन इस घर में किसी को भी तेरी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, चाहे कोई तुझे देखे या नहीं, मैं हमेशा तेरे लिए यहीं पर रहूँगा।
तू अब छोटी नहीं रही, तुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए। चाचा की बातों में सच्चाई भी थी। सच में किसी को घर में मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। सब दीदी की शादी की भाग दौड़ में बिजी थे। मेरी पढ़ाई भी ज़रूरी थी, लेकिन यह सब मेरे माता पिता शायद भूल गए थे। अब मैं छोटी नहीं थी कि मैं घर वालों के व्यवहार पर ध्यान न दूं। मुझे चाचा की फ़िक्र देखकर अच्छा लगा। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उन्होंने भी मुझे गले से लगाया। उनकी अच्छी सोच के लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया। उस दिन के बाद से चाचा की एक अच्छी छवि मेरे सामने बनकर आ गई थी। अगले दिन से मैं जब सुबह स्कूल जाती तो चाचा मुझे गले लगाते और घर लौटते, पर चाचा मुझे अपनी मोबाइल देखने के लिए भी देते थे। पहले घर में किसी ने भी मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था। चाचा मेरी उम्र के बच्चे के मन को समझते थे। उस दिन मैं चाचा का मोबाइल देख रही थी, तभी माँ मेरे कमरे में आ गई। मेरे हाथ में मोबाइल देखकर उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन अब मैं छोटी नहीं थी जो उनकी डांट सुनती। मैंने कहा, थोड़ी देर मोबाइल पर समय बिताया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उस दिन मैंने माँ के साथ उल्टा व्यवहार किया और उनको जवाब भी दिया। अब मैं चाचा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि चाचा मेरे दोस्त हैं। अब दोस्ती अच्छी हो गई थी। अब मुझे वह बहुत प्यार करने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर मुझे लाड़ प्यार करते थे और मेरी होशियारी की तारीफ भी करते थे। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। कुल मिलाकर चाचा मेरे लिए एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन वह सब शायद झूठ था। उनके मन में कुछ और ही था, क्योंकि वह मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी शायद मुझे कुछ जानकारी ही नहीं थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह 10 बजे उठी और मैंने देखा कि सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल चुके हैं। उस समय सिर्फ घर में चाचा और मैं ही थे। मैं नहा धोकर अपने कमरे में आ गई, तभी चाचा अचानक मेरे कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने बस हल्का सा गाउन पहना था। कहा, चाचा थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। लेकिन चाचा ने मेरी बात नहीं मानी और कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पर्दे के पीछे से बाहर ले आए। उन्होंने कहा, स्नेहा, मैंने पहले ही तुझे कहा है कि तुझे मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम मुझे अपना नहीं मानती। उन्होंने कहा, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं तो तेरे बाल बनाने आया था। तब मैं गाउन में ही पर्दे से बाहर आ गई। चाचा मेरे बाल संवारने लगे, लेकिन उनका हाथ उस तरह से चल रहा था जिससे मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे चाचा की मदद लेने में शर्म आने लगी। मैंने कहा, चाचा, तब आपने मेरे बाल बना दिए हैं, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इधर से बाहर चले जाओ। लेकिन चाचा मेरी सुंदरता की तारीफ़ करने लगे। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मुझे लगने लगा कि उनकी नज़रें मेरे लिए गलत हैं। मैं समझ रही थी उनके मन में क्या है। मैं चाचा की नज़र से घबराने लगी और बार बार उनसे बाहर जाने को कहती रही, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी अचानक मेरे पिताजी की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनते ही चाचा जल्दी से मेरे कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद एक हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे घर में और भी मेहमान आने शुरू हो गए थे। मेहमानों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी और उनके बैग वगैरह सब मेरे कमरे में ही आ गए थे। उसी रात माँ चाचा को मेरे कमरे में सुलाने आई। उन्होंने कहा, बाहर हॉल में बहुत सारे मेहमान सो रहे हैं, चाचा को बाहर ठंड लगती है तो तू उसे अपने कमरे में ही सोने दे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे चाचा को अपने कमरे में सोने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उस रात चाचा मेरे साथ कुछ अजीब करने वाले थे। ऐसा मुझे नहीं पता था। चाचा मेरे पास आकर लेट गए। अपनी चादर होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे कंबल में आने की कोशिश की। वह मुझसे बोले, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और वह मेरे कंबल में घुसने लगे। जैसे ही वो मेरे कंबल में आए, मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने धीरे धीरे मुझे प्यार से बुलाना शुरू किया, लेकिन अब मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने अजीब तरीके से मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उनका दिलाया हुआ विश्वास था और दूसरी तरफ उनका यह बैड टच। अचानक उन्होंने मेरी कमर पर चुटकी काटी, जिससे मैं ज़ोर से चिल्लाई। मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाचा ने मुझे बिल्कुल भी उठने नहीं दिया, पूरी तरह दबा दिया। उन्होंने कहा, घर में तेरा अच्छा ख्याल सिर्फ मैं ही रखता हूँ। अब तू बड़ी हो गई है। जो बड़े होते हैं वह लोग यही सब करते हैं।
यह सब तेरे घर वाले तुझे नहीं बताएंगे, चुप रह और आनंद ले। चाचा के शब्द मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गलत करने जा रहे हैं, जबकि मैं उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश भी कर रही थी। चाचा ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरी कमर पर हाथ फेरने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। तब मैंने उनके हाथ पर ज़ोर से काटा और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख शायद मेरी दीदी के कानों तक पहुंच गई थी। तभी मेरी दीदी मेरे कमरे में आ गई। चाचा को मेरे बगल में सोता देखकर उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। वह एकदम से हैरान रह गई। उन्होंने मुझे उस नालायक से दूर कर दिया। तभी माँ भी वहाँ पर आ गई। मैं दीदी को रोते हुए सब कुछ बता रही थी। दीदी बोली, स्नेहा, तुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब समझ आ चुका है। जब चाचा तुम्हारे कमरे में आए थे तभी मुझे उन पर शक हुआ था। माँ दीदी को चुप रहने के लिए कह रही थी, लेकिन दीदी उन पर झल्ला गई। उन्होंने कहा, माँ अब मेरा मुंह मत बंद करो। कुछ साल पहले भी ऐसी ही चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ। वह चीज़ आज भी मेरे मन में ताज़ा है। जब मैं 14 साल की थी, एक मेहमान ने मुझसे भी ऐसे ही कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं तो खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकी थी, लेकिन अपनी बहन के साथ मैं अन्याय होता नहीं देख सकती। जो लोग हम पर बुरी नज़र डालते हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसे बदमाश सिर्फ बाहर ही नहीं होते, बल्कि अपने घर में भी होते हैं। माँ तुम किससे डर रही हो? तब माँ ने दीदी का मुंह बंद करने की कोशिश की और बोली, अगर यह बात बाहर किसी को पता चल गई कि स्नेहा के साथ ऐसी घटना हुई है तो आगे उसकी शादी में समस्या आ सकती है। और मैंने तब तुम्हें भी इसलिए मना चुप रहने के लिए कहा था कि आगे तुम्हारी शादी में दिक्कत ना हो, और इसी वजह से आज तुम्हारी शादी अच्छे घर में तय हुई है। अगर वह बात कहीं पता चल जाती तो शायद आज तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे घर में ना होता। बस मैं तुम्हें चुप रहने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, क्योंकि लोगों को अगर ऐसी बातें पता चलती हैं कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो समाज में लड़की को बुरी नज़र से देखा जाता है। माँ की यह बात सुनकर दीदी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और वह ज़ोर से बोली, माँ तुम जैसे कम पढ़े लिखे माता पिता के कारण ही लड़कियों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं और उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। आज स्नेहा के साथ भगवान की कृपा से कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता तो फिर तुम चुप रहती? इस समाज में अत्याचार का शिकार हुई लड़कियों को बुरी नज़र से देखा जाता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे समाज में घूमने का कोई हक नहीं है। तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं इस नालायक के खिलाफ पुलिस में ज़रूर शिकायत दर्ज करूँगी। दीदी मुझे लेकर फिर पुलिस स्टेशन चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। मेरे पापा भी आ चुके थे और पापा ने हमारा ही साथ दिया और बाकी रिश्तेदार भी दीदी की बातों को समझे और उस नालायक चाचा को सज़ा देने का समर्थन किया। और उस समय माँ को समझ आया कि वह किसी पुरानी सोच में जी रही थी। चाचा ने मुझे मीठे बोल बोलकर मेरे ही परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और मुझे हासिल करने की कोशिश भी की थी। उस समय मुझे उस नालायक की असली नज़र समझ नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार मेरे परिवार ने ही मेरा साथ दिया। सच में माँ को अपनी बेटी को जैसे ही बड़ी होती है उसे गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर समझाना चाहिए, ताकि वह किसी की झांसे में ना आ सके। लेकिन कुछ माता पिता इस बारे में बात करते हुए भी शर्माते हैं या फिर उन्हें इस बारे में ज्ञान ही नहीं होता। आजकल के इस नए ज़माने में ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारे करीबी ही लोग होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें, और अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें।